गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैक्स वेबर के तीसरे कंसेप्ट शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था सोशल एक्शन थ्योरी, देन उसी के बाद कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी की मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ी जाएगी। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में शक्ति एवं सत्ता के मध्य संबंध को दर्शाते हुए जीरो सम कंसेप्ट ऑफ पावर नामक एक लेख लिखते हैं। इस लेख के अंतर्गत इन्होंने बताया कि यदि किसी के पास सकारात्मक शक्ति है तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति के पास उसके विरोध में नकारात्मक शक्ति होती है और दोनों का योग शून्य हो जाता है। मैक्स वेबर ने एक जीरो सम कंसेप्ट ऑफ पावर नामक एक लेख लिखते हैं जिनमें उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास सकारात्मक शक्ति है तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति के पास उसके विरोध में नकारात्मक शक्ति होती है और दोनों का योग शून्य हो जाता है। उन्होंने एक फार्मूला भी बताया, जैसे सकारात्मक शक्ति प्लस नकारात्मक शक्ति इक्वल टू शून्य। इस लेख में वेबर ने कहा कि शक्ति स्थिर नहीं होती है बल्कि चलायमान होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वहीं पार्सस ने शक्ति की तुलना में मुद्रा से की है। मुद्रा भी चलायमान होती है। जैसे मैक्स वेबर ने एक शक्ति का जो कंसेप्ट दिया है जीरो कम कंसेप्ट ऑफ पावर नामक लेख में उन्होंने बताया कि जिस तरह क्या नाम है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सकारात्मक शक्ति हो तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति के पास उसके विरोध में नकारात्मक शक्ति होती है और दोनों का योग शून्य हो जाता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि यह शक्ति भी चलायमान होती है, क्योंकि शक्ति कोई स्थिर नहीं होती है बल्कि चलायमान होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वहीं डालकार्ट पार्सन ने भी शक्ति की तुलना में उन्होंने भी डिफिनेशन दिया है कि मुद्रा भी चलायमान होती है, क्योंकि उन्होंने मुद्रा से की थी शक्ति की बात। वही शक्ति की बात आती है तो शक्ति के तात्पर्य, एक शक्ति की अगर परिभाषा एक नॉर्मल जाना जाए तो शक्ति से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति या समूह के अंदर निहित उस क्षमता से है जिससे किसी भी व्यक्ति या समूह की इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति कराई जाती है, तो उसे व्यक्ति में निहित क्षमता को शक्ति कहते हैं। शक्ति सदैव अवैध होती है। जिस दिन शक्ति को समाज के द्वारा वैधता प्रदान हो जाती है उस दिन वह सत्ता में तब्दील हो जाती है, अर्थात सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति प्लस वैधता इक्वल टू सत्ता। ये थी जिस प्रकार उन्होंने बताया कि एक तरफ से शक्ति अवैध होती है, शक्ति सदैव अवैध होती है। जिस दिन शक्ति को समाज के द्वारा वैधता प्रदान हो जाती है उस दिन वह सत्ता में तब्दील हो जाती है, अर्थात सत्ता वैध है। इसलिए शक्ति प्लस वैधता इक्वल टू सत्ता। जब शक्ति को समाज की वैधानिक या संवैधानिक संस्थाओं की वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो तार्किक सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। जैसे शक्ति प्लस कानूनी संस्थाओं इक्वल टू तार्किक सत्ता। ये एक फार्मूला है, आप डेफिनेशन से भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब शक्ति को समाज की वैधानिक या संवैधानिक संस्थाओं की वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह तार्किक सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। यानी कोई शक्ति है, कहने का मतलब है कि आप सपोज करिए कि कोई आप सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो और चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो भी रूल हो, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ नियम कानून होते हैं। आप कुछ नियम कानून के अगर खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जाती है और उसको हम मानते आते हैं। अगर उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो संवैधानिक संस्था है, कलश हमारा जो संविधान है उसके द्वारा बनाया गया कुछ नियम कानून है, देन कुछ जो समाज के बनाए गए नियम है,
जब समाज के बनाए गए नियम और संविधान के बनाए गए नियम कानून के मुताबिक जब उसके विरोध में हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विरोध में जब काम करते हैं तो वो चीज़ें हमें हार्मफुल होता है, नुकसान होता है। मतलब समाज के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन टाइप का हो जाता है, जिससे क्या नाम है कि हमें समाज हमें बहिष्कार कर देता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जब शक्ति को समाज की वैधानिक और संवैधानिक संस्था की वैधता प्रदान हो जाती है तो वो तार्किक सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। जब उस शक्ति को समाज की भावनात्मक वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो करिश्माई सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। मैंने आपको सोशल एक्शन थ्योरी में पहले ही पढ़ाया था। लगभग 4 प्रकार के सत्ता की बात की गई थी, 4 प्रकार की मैंने बात किया था। गोल रेशनल सोशल एक्शंस, वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन, इफेक्टिव सोशल एक्शंस, ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस। तो उन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की बात भी कही थी। वही हम कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब उस व्यक्ति को समाज की भावनात्मक वैधता प्रदान हो जाती है तो वह करिश्माई सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। और जब उस शक्ति को समाज की परंपराओं और प्रथाओं की वैधता प्राप्त हो जाती है तो परंपरागत सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। मैंने पहले भी कहा कि ये तीनों जो कंसेप्ट थे, तार्किक सत्ता, करिश्माई सत्ता और एक परंपरागत सत्ता। परंपरागत तो आप जान रहे हैं कि जो हमारे कल्चर हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हें परंपरागत सत्ता होता है। अगर परंपरागत सत्ता के बारे में थोड़ा जाना जाए तो देख लिया जाए क्या होता है। अब हम आते हैं तीनों, तार्किक सत्ता, लॉजिकल अथॉरिटी, करिश्माई सत्ता, जस्टमैटिक अथॉरिटी और परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में कुछ चीज़ें जाना जाए। तार्किक सत्ता का निर्माण समाज में पाए जाने वाले लक्ष्य पर आधारित मानव व्यवहारों के द्वारा होता है। जब समाज के व्यक्ति लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति या समूह में निहित क्षमता या शक्ति को अपनी संवैधानिक शक्ति द्वारा वैधता प्रदान देते हैं तो उसे व्यक्ति या समूह में निहित क्षमता या शक्ति तार्किक सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। लोकतांत्रिक सत्ता इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि लोकतंत्र में समाज के लोग सामाजिक कल्याण रूपी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जिस किसी भी व्यक्ति या समूह या दल को अपने मताधिकार रूपी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से वैधता प्रदान कर देते हैं तो उसी समूह या दल में निहित शक्ति और सत्ता या लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। कहने का मतलब एक उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया कि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लोकतांत्रिक सत्ता, क्योंकि जो लोकतंत्र में समाज के लोग सामाजिक कल्याणकारी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जिस किसी व्यक्ति या समूह या दल को अपने मताधिकार रूप संवैधानिक शक्ति के माध्यम से वैधता प्रदान कर देते हैं तो उसी व्यक्ति समूह या दल में निहित सत्ता तार्किक या लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है बिहार राज्य में विधानसभा का, आप देखे होंगे कि सरकारें आती है जाती है, क्योंकि यहाँ भी लगभग तो आप देखे होंगे कि बीजेपी ने अपना कार्ड खेला, मैनिफेस्टो जारी किया कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो बिहार राज्य में फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी, क्योंकि उनकी एक कल्याणकारी योजना थी। उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भारत में सभी राज्यों में वैश्विक महामारी बहुत तेज़ी से कोविड-19 फैल रही है, लेकिन इलेक्शन था इसलिए वहाँ पे सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या नाम है कि वहाँ एक कार्ड खेला जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। तो उन्होंने, क्योंकि पूरे बिहार में जितने भी थे लोग हैं, जितने करोड़ लोग हैं, उनको फ्री में वैक्सीन की बात की गई। तो ये क्योंकि लक्ष्य को कल्याणकारी योजना थी, लक्ष्य को ध्यान में रखकर एनडीए ने अपना जो भी बीजेपी ने जिसके साथ गठबंधन किया था, एनडीए कहा जाए, तो वहाँ पे क्या नाम है कि उन्होंने वो चीज़ किया लक्ष्य को ध्यान में रखकर।
कोरोना जो वैक्सीन बनेगी फ्री में, उसका जो है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो वो चीज़ किया जा सकता है। उसी प्रकार हम दूसरी बात कहते हैं करिश्माई सत्ता। करिश्माई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्सोम नामक विद्वान ने चर्च के संबंध में किया था। जो करिश्माई सत्ता का जो प्रयोग है, आर्सोम नामक विद्वान ने चर्च के संबंध में किया था। करिश्माई शब्द सर्वप्रथम अर्नोल्ड ट्रेल्टन ने किया था, अर्नाल्ड टी ने किया था। मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता का निर्माण भावनात्मक मानव व्यवहार द्वारा होता है। करिश्माई सत्ता का उदय समाज में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होता है। वो विशेष परिस्थिति है समाज का घोर संकट कालीन अवस्था में घिर जाना। इसी विशेष परिस्थिति में करिश्माई सत्ता का उदय होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी, भाषा, क्रियाकलापों, व्यक्तिगत क्षमता से समाज को विश्वास दिलाता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो समाज को घोर संकट कालीन स्थिति से निकाल सकता हूँ। जब समाज के अधिकांश लोग उस व्यक्ति से भावनात्मक लगाव रखने लगते हैं, तो उसके अंदर निहित शक्ति को भावनात्मक वैधता प्रदान कर देते हैं। यह व्यक्ति में निहित होती है, इसलिए यह व्यक्तिगत सत्ता होती है और यह अंशकालीन सत्ता भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि करिश्माई शक्ति का मतलब यह है जब कोई व्यक्ति के अंदर अपनी वाणी, भाषा, क्रियाकलापों, व्यक्तिगत क्षमता से समाज को विश्वास दिलाता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो समाज को घोर संकटकालीन स्थिति से निकाल सकता हूँ। जैसे एक सिंपल सी बात समझा जाए अपने परिवार के बारे में। जब परिवार में कई बच्चे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप उनको पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करती है, तो कुछ उसमें बच्चे होते हैं कहते हैं कि नहीं, आपको जो भी जिस परिस्थिति में होगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़, वाणी और जो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, सब चीज़ को ध्यान में रखकर वो अपने एक गट्स के साथ कहता है कि मैं जब भी कोई मुसीबत आएगी परिवार में, आप कहीं भी मैं रहूँ, आप मुझे कॉल कर देना। उस परिवार को उस मुसीबत से बाहर निकालना होता है, क्योंकि करिश्माई शक्ति ये अंशकालीन होती है। अंशकालीन का मतलब जनरेशन टू जनरेशन भी होती है। जागृत कोई करना होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में हो जाता है, अपने परिवार और परिस्थिति को देखते हुए हो जाता है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी, भाषा, क्रियाकलापों, व्यक्तिगत क्षमता से समाज में विश्वास दिलाता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो समाज को घोर संकटकालीन स्थिति से निकाल सकता हूँ, तब समाज के अधिकांश लोग उस व्यक्ति से भावनात्मक लगाव रखते हैं और उसके अंदर निहित शक्ति को भावनात्मक वैधता प्रदान कर देते हैं। यह व्यक्ति में निहित होती है और यह व्यक्तिगत सत्ता होती है, यह अंशकालीन भी होती है। तो इसे अंशकालीन सत्ता भी कहा जाता है। करिश्माई व्यक्ति के नियम कानूनों को यदि संवैधानिक संस्थाओं से वैधता प्राप्त हो जाती है, तो वो करिश्माई सत्ता तार्किक सत्ता में भी परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी करिश्माई सत्ता को भी अगर नियम कानूनों को यदि संवैधानिक संस्थाओं द्वारा वैधता प्रदान हो जाती है, तो करिश्माई सत्ता तार्किक सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। जब करिश्माई व्यक्ति की जीवन शैली का पालन लोग दैनिक जीवन में करने लगते हैं, तो वो परंपरागत सत्ता के रूप में तब्दील हो जाता है। अर्थात करिश्माई सत्ता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। उसको जाना जाए कौन कौन से होते हैं। जब करिश्माई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दूसरा करिश्माई सत्ता को संवैधानिक संस्थाओं की वैधता प्राप्त हो जाए, करिश्माई सत्ता का संवैधानिकरण हो जाए, या करिश्माई सत्ता का दैनिकीकरण हो जाए। ये 3 चीज है जो करिश्माई सत्ता को तार्किक सत्ता में भी परिवर्तित कर दी जाती है। आप आते हैं परंपरागत सत्ता के रूप में। किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित क्षमता या शक्ति को समाज में प्रथाओं द्वारा परंपराएं वैधता कर देती है, तो उससे व्यक्ति को या समूह में निहित क्षमता परंपरागत सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है। जैसे संयुक्त परिवार में मुखिया का सत्ता, पिता से पुत्र का सत्ता,
जनजातियों में मुखिया की भूमिका। तो ये चीज़ थी, आज हम 3 प्रकार की सत्ता के बाद में किया गया। इसलिए आप तीनों चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने आसपास पड़ोस को गंदगी से न फैलाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।